नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस में आपका स्वागत, अभिनंदन। आप मेरे साथ देख रहे हैं रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज। और चूंकि लंबे समय से आप लोग एमपीपीएससी प्री की तैयारी गुरुजी के साथ कर रहे हैं, लेकिन पटवारी बहुत सारे एग्जाम अस्थिरता के कारण मुझे पता है कि इस बार बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल किट बनी है ये, जो आपको निश्चित रूप से पढ़नी है। इसमें बेसिक के सारे क्वेश्चन आपके बढ़िया हो जाएंगे। आसपास से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सारे, जैसे आरएस है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, यूपीएससी है, वो सारे क्वेश्चन भी पिछले 1-2 साल में आए वो इसमें लिए गए। साथ ही और क्या प्रेडिक्टेड क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ सकता है, उसको पूरा करेगा आपका ये रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज। ठीक है, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, और उसके साथ ही क्या करना है, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो रिवीजन जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करो, रामबाण ब्रह्मास्त्र देखो। प्लस अभी तक बेटा टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो, 400-500 रुपये बचा रहे हो, तो ये बहुत भारी पड़ जाएगा। नए के चक्कर में नहीं भागना है। जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी जो ऐप है वो डाउनलोड करना, वहीं पे इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और पीडीएफ के साथ ही क्या होगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको एनरोल करना है। 30, 40, 50 एफएलटीज वहाँ पे रखे हुए हैं। उन एफएलटीज को आपको एक बार तो लगाना ही है, वो क्वेश्चन आपको एक बार तो पढ़नी है। 3, 4, 5 हज़ार क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन बैंक है टेस्ट सीरीज में, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 10,000 क्वेश्चन, लेकिन जो एफएलटी है अभी उसी को फोकस करके 7-8 दिन में एक बार उनको पढ़ के रिवाइज कर लो। टेस्ट सीरीज इसके साथ लगा ली, मुझे विश्वास है कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अपन ने लास्ट पढ़ लिया था, इसकी पीडीएफ और ऐप दोनों आपको प्ले स्टोर से जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप डाउनलोड करके करना है। टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं मेरे को मैसेज करना है कि गुरुजी हमने एनरोल कर लिया है। कल जो हो गया था उससे आगे बढ़ते हैं अपन। और इसकी वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई बेटा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया, ये देखो बेटा। अब ये है यहां पे जो अपन कल पढ़ रहे थे उससे आगे की बात, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। अब ये क्वेश्चन दिखने में बहुत छोटा सा है। नाम दफा अभ्यारण्य, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कम से कम 100 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपीएससी भी पूछ चुका है। अब यहाँ पे एक नया फैक्ट आ गया, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व, नाम दफा अभ्यारण्य, नाम दफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। मतलब अब यहाँ पे रेड डाटा बुक से भी एमपीपीएससी की आदत रही, 16-17 में क्वेश्चन लगातार पूछे कि अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक क्या है। तो विलुप्त प्राय जो प्रजातियां होती है उनको मेंशन कहाँ करते हैं, रेड डाटा बुक में। और नाम है रेड डाटा बुक, लेकिन इस बुक के पेज कौन से रंग के होते हैं, पिंक। कौन से होते हैं, पिंक। ठीक है, और इसकी कल्पना किसने की थी, पीटर स्कॉट। ऐसे रेयर फैक्ट आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, लगभग जितनी भी किताबें उपलब्ध है उन सबसे कंटेंट निकालता है। डायमंड हर्बल किसको कहते हैं, कोलकाता को कहते हैं। डायमंड हर्बल किसे कहते हैं, कोलकाता को। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को कहते हैं। धान की डलियां छत्तीसगढ़। और धान की डलिया अगर एमपी के स्तर पे अगर ऐसा देखते हैं, धान की डलिया जो है वो छत्तीसगढ़ है। तो यूक्रेन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोयला नगरी धनबाद, आपने देखी होगी सीरीज। शैंपेन जनजाति का निवास कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, देखो सेंटेनली, शैंपेन, जारवा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। शैंपेन, ठीक है, जारवा, सेंटेनली। और सेंटेनली बहुत खतरनाक जनजाति मानी जाती है। 2-3 साल पहले एक पत्रकार उधर घुसने का प्रयास कर रहा था तो उसका मर्डर हो गया था। ठीक है, टोडा जनजाति का निवास कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियां। टोडा जनजाति का निवास नीलगिरी की पहाड़ियां। नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है, गरासिया जनजाति। मतलब ऐसा नहीं है, ये इनका कल्चर है गरासिया जनजाति का। सिरोही और माउंट आबू और गुरु शिखर वाला जो एरिया है यहाँ पे इनकी सघनता अधिक है। मध्य प्रदेश से इसका जो लगता हुआ भाग तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गुजरात वाला लगता हुआ भाग है, तो वहां पे भी इसका प्रसार है। बहुत बढ़िया जनजाति है, अपने कल्चर को बढ़िया से बनाए हुए हैं, और नृत्य गान इनकी जीविका का हिस्सा भी है। कोनायाक जनजाति जो है भारत के साथ कहाँ निवास करती है या कहाँ की नागरिकता प्राप्त है, तो कोनियाक जनजाति जो है भारत और म्यांमार बॉर्डर पे ही मिलती है और वहां पे भी है। महाविस्फोट सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन से हैं, मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी धीरे धीरे आने लग गया है। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेंटर, ये क्वेश्चन समझ लो। जॉर्ज लेमेंटर से पहले क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित थे। ठीक है, उनकी चर्चा तो अपन यहाँ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो चर्चा कर सकते हैं वो कर लेते हैं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत 1960-70 के दशक में यह सिद्धांत आया। रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आया। जो पेशे से पादरी थे जॉर्ज लेमेंटर, उन्होंने इसको नोटिस किया और नोटिस करके इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया कि एक ऐसा कण था, एक ऐसा बिंदु था जिसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा निहित थी।
ठीक है। और इसे क्या कहा गया, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें विद्यमान थी, इस कारण से इसे क्या कहा गया, गॉड पार्टिकल या ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल। क्या कहा गया बेटा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, गॉड पार्टिकल। इसका नामकरण किया गया बाद में, क्योंकि इस पे जो विशेष अध्ययन किया था वो हिग्स व बोसान महोदय भारत के थे, बोस, ठीक है। तो हिग्स बोसान कण भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या हुआ, संपीड़न के बाद क्या हुआ, ऊर्जा जो है वो विस्फोट कर गई, महाविस्फोट हो गया, और इस महाविस्फोट से ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी, इससे विविध गैसें बनी, धूलकण बने, और फिर क्या होने लगा, ये प्रक्रिया वापस दोहराई जाने लगी, ये ऊर्जा के कण अलग अलग टुकड़ों में ऐसे घनीभूत होने लगे, एक दूसरे के निकट आकर वापस ऐसे अपना एक स्वरूप लेने लगे, और इनमें भी छोटे विस्फोट हुए, और उससे फिर ऐसी रचनाएं बनती रही। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब ये जो भाग था, ये था आपका हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल, इसमें महाविस्फोट हुआ, उससे ये आकाशगंगाएं बनी, और इनके विस्फोटों से क्या हुआ, तारे बने, ठीक है, आपके प्लेनेट बने, सब प्लेनेट, और क्या बोलते हैं इसको, द्वार प्लेनेट, जो भी चीजें आप मान लो, या आपका उपग्रह बोल लो, सैटेलाइट बोल लो, क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह, एस्ट्रॉइड, ये सारी चीजें बनी। तो महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेंटर ने। ये आप कहाँ के थे, बेल्जियम के थे, पेशे से क्या थे, पादरी थे। महाविस्फोटक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड उत्पत्ति और अपने आकाशगंगा उत्पत्ति की, जो जिस कण में विस्फोट हुआ था उसे क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान कण की भी कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, सूर्य किस अपने अक्ष पर कैसा घूमता है, पूर्व से पश्चिम, और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ठीक है। वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो जो बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। भोर व सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को, और शुक्र को और क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार रंग रूप में समान है, ठीक है। अब मंगल पर स्थित ज्वालामुखी का नाम ओलिपस मेसी, सबसे ऊंचा ओलिपस मेसी। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिब्निटीज पर्वत, कौन सा पर्वत है, लिब्निटीज पर्वत। और यहां पे नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार पांव रखा था, तो उस जगह को क्या कहा जाता है, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी। क्या कहा जाता है, सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती तो उसे क्या कहते हैं, अपसोर। देखो ये थोड़ा सा समझ लो, ये अपनी पृथ्वी है, ज्यादा बड़ी हो गई थोड़ी सी, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। साल में ऐसी दो स्थितियां बनती है जब पृथ्वी क्या होती है, इसके परिक्रमण में बहुत ज़्यादा दूरी पे भी आती है और बहुत ज़्यादा पास भी आती है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है उससे क्या कहते हैं, अपन अपसोर कहते हैं। और ये अपसोर की जो तारीख रहती है वो कौन सी रहती है, 3 जनवरी। और उपसोर मतलब जब सबसे ज़्यादा पास होती है तो वो तारीख कौन सी होती है, 4 जुलाई। इससे भी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लीजिएगा। और चंद्रमा के साथ ऐसी स्थिति को उपभू व अपभू कहते हैं। नेक्स्ट, एशिया का वह देश जहां से कर्क रेखा गुजरती है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा यूपीएससी टाइप का है, तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और सऊदी अरब ऐसे देश हैं जहां से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। आप ये देखेंगे कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, सऊदी अरब दिख रहा है आपको, ठीक है, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, ठीक है। एशिया के वे देश जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। देखो अब भूमध्य रेखा क्या है, लगभग हिंद महासागर से होकर गुजर रही है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 देश आ रहे हैं, ये 2 देश आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एक पार्ट ये आ रहा है और एक छोटा सा ये जो टुकड़ा आ रहा है ऐसे, ये कौन सा आ रहा है, मालदीव का, ठीक है। तो 2 देश ऐसे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। मालदीव और इंडोनेशिया एशिया के मात्र ऐसे 2 देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा कब होता है, अमावस्या को होता है। देखो सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट भी बार बार याद नहीं रहता बच्चों को, तो इसको याद रखने की स्थिति देखो, पृथ्वी को हमेशा स्थिर रखो, पृथ्वी को क्या करो आप, हमेशा स्थिर रखो, ये स्थिर। अगर ये बीच में चंद्रमा आ गया और सूर्य इधर है तो सूर्य का प्रकाश तो आएगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की वजह से क्या पृथ्वी तक आ ही नहीं रहा है, तो आपको दिख क्या नहीं रहा है, आपको सूर्य नहीं दिख रहा। तो ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो कब होगी, सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा अमावस्या को होगी। और अमावस्या को चंद्रमा तो वैसे ही ग्रहण जैसी स्थिति है। और अगर पृथ्वी यहाँ स्थिर है और सूर्य बीच में आ जाए और चंद्रमा इस तरफ आ जाए, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल कंडीशन बनती नहीं है। लेकिन आपका चंद्रमा यहाँ है, पृथ्वी बीच में आ जाए और सूर्य इधर आ जाए, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे तो आ रहा है लेकिन चंद्रमा पर नहीं गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है वो कब होती है, अमावस्या को। और सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है वो कब होती है, पूर्णिमा को। क्या हो, हाँ बेटा एक करेक्शन है,
वो शायद फ्लो में मैंने उल्टा बोल दिया। 3 जनवरी जो है इस पे क्या होता है बेटा, पृथ्वी और सूर्य है वो सर्वाधिक निकट होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सर्दी होती है उससे लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये सर्वाधिक निकट होते हैं, इसको उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को ये सर्वाधिक दूर होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, अपसौर। 3 जनवरी पृथ्वी और सूर्य सर्वाधिक निकट, 4 जुलाई सर्वाधिक दूर, ध्यान रखिएगा। इसको पेरीहिलियन और एपीहिलियन भी बोलते हैं। पेरीहिलियन एपीहिलियन याद रहेगा तो ध्यान रहेगा। एपीहिलियन मतलब ए से शुरू हो रहा अधिक दूर, पेरीहिलियन मतलब पी से पास। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, अगर पानी के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व देखा जाए तो 5.52 है। पृथ्वी के नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। देखिए आप ऐसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आता रहता है। अगर ये पृथ्वी है, गहराई की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर औसत गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपका बढ़ जाएगा। और ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे क्या होगा, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जो ऊपर जाएंगे आप। पृथ्वी की अधिकतम गहराई कहाँ है, मेरियाना ट्रेंच, कहीं 11,033 मीटर मिलती है और कहीं 11,022। ध्यान में रख लेना, मेरियाना ट्रेंच किसमें आता है, प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के मेंटल और कोर्ड के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। ये असंबद्धता भी याद कर लो, यहां से भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ये पृथ्वी है, ये ऐसे 3 परतें हैं, प्याज के छिलके हटते वैसे। बाह्य वाला भाग है, इसको सियाल कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इसका घनत्व 2.7 से 3.3 तक। ठीक है, इसके आगे का भाग जिसको मेंटल भी कहते हैं, या अपन क्या बोलते हैं, इसको सीमा भी बोलते हैं। ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। आंतरिक परत जिसे निफे या क्रोड कहते हैं, निफे या क्रोड, इसमें निकिल व फेरस तत्वों की अधिकता होती है। पृथ्वी का चुंबकीय बल जो है वो इस निफे और फेरस इसकी क्रोड में मौजूद है, उसी की वजह से है। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है, ये जहाँ सियाल व सीमा जो है उसके बीच के अंदर जो असंबद्धता है, उस असंबद्धता को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेंटल और क्रोड के बीच में जो रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये आप ध्यान में रखिएगा। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। जैसे मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, वैसे चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी। आग्नेय चट्टानें जीवाश्म रहित होती है, ये पृथ्वी की प्राथमिक चट्टानें हैं। और ज्वालामुखी के ठंडा होने से तो जीवाश्म मिलना संभव ही नहीं है। बेसाल्ट चट्टान में क्या होता है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। पेग्मेटाइट ये एक प्रकार का अभ्रक है जो कहाँ मिलता है, कोडरमा। देखो, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट ये लोहे के अयस्क हैं। ऐसे ही मिलता जुलता नाम है पेग्मेटाइट। तो पेग्मेटाइट किसका अयस्क है, या अभ्रक का। ठीक है, और कहाँ मिलता है, कोडरमा। पेग्मेटाइट एक प्रकार का अभ्रक है, अच्छी क्वालिटी का। सबसे बड़ी आग्नेय चट्टानी पिंड क्या है, बेथोलित। अब ये देखो, ये थोड़ा एक बार समझ लो, ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होगा। ये हमारी पृथ्वी है। अब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद क्या होता है, कुछ चट्टानें जो है लावा बाहर आता है, उससे जमने से कहाँ बनती है, धरातल पे बनती है। और जब लावा ठंडा होता है तो अंदर जो मेग्मा जमा हुआ वो जम जाता है, तो वो अलग अलग प्रकार की शिलाकृतियां बनाता है। बेथोलिक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, बेथोलिथ। ठीक है, सील, डाइक। ठीक है, तो जितनी भी आंतरिक आग्नेय चट्टानें बनती है, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर जो पाई जाती है वो होती है बेसाल्ट। बेसाल्ट के नीचे ग्रेनाइट। फिर अलग अलग आकृति के आधार पे उनके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे लंबकार, इस तरह से, या गुंबदाकार। तो उनमें सबसे बड़ा पिंड कौन सा होता है आपका, बेथोलिथ। इदाहो बेथोलिथ अमेरिका में है। मतलब सबसे बड़ी बेथोलिक आग्नेय चट्टान क्या है, ये एक आंतरिक आग्नेय चट्टान है, मेग्मा के अंदर ही जम जाने से बनी है। और सबसे बड़ी बेथोलिक का नाम क्या है, इदाहो, अमेरिका। छोटे आकार की बेथोलिक को क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछता है और बड़े रेयर लगते हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे क्या कहते हैं, फेकोलिथ। लहरदार, फेंकने वाली बात, लहरदार। ठीक है, अवसादी चट्टान और कायांतरण, ये अपन ने देखा था कि कौन सी चट्टान से क्या बनता है। जैसे बलुआ पत्थर है, उसका रूप बदलेगा तो वो क्या कहलाएगी, क्वार्ट्जाइट। शेल का रूप बदलेगा तो किसमें आ जाएगी, स्लेट। चूना पत्थर मार्बल में। लिग्नाइट कोडना एंथ्रेसाइट में चला जाएगा, बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट। फिर फुलरिन, फिर ग्रेफाइट, है ना, फिर हीरे में बदल जाएगा। तो ये रूप ध्यान में रखने हैं कि कायांतरण चट्टानों के उदाहरण कौन से, क्वार्ट्जाइट, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, फुलरिन, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब क्या है, कायांतरित चट्टानें।
आग्नेय चट्टानों से कायंत्री चट्टानें, जैसे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें होती, जब इनका रूप ताप दाब के कारण बदलता है तो नहीं का मेटामॉर्फिक चट्टान कौन सी बनती है, निस। ग्रेवो से सर्पेंटाइन, बेसाल्ट से क्या बनता है, सीस्ट, और बिटुमिनस कोयले से क्या बदलता है, ग्रेफाइट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि उससे लिग्नाइट से ये बनता है इससे बनता है, ऐसा नहीं है। ये एक जैसे है कि भाई वो ताप और दाब पे निर्भर करता है कि वो किससे किस में बदलेगा, ये सीक्वेंस ध्यान में रख लीजिएगा। आगरा का किला था, दिल्ली का लाल किला किससे बना है, बलुआ पत्थर से, और बलुआ पत्थर क्या है, एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय पहलू अश्रु की उत्पत्ति थी, मतलब पहले अश्रु जो है उसका संबंध किससे है, तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका लावा की जो कैपेसिटी 16 किलोमीटर तक जाने की है, उसमें बहुत सारी सबसे ज्यादा मात्रा जल वाष्प की होती है। ये भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो जल वाष्प की होती है। उसके साथ राख मिलकर जो नीचे गिरता है तो वो ऐसा चिन्ह बनाता है जैसे बड़े बड़े आंसू गिरे हैं, तो ऐसे इस चीज को अपन क्या कहते हैं, पहले अश्रु, क्या कहते हैं, पहले अश्रु। इटली का एटना था स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। एटना व स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली में। कैसे ज्वालामुखी है, सक्रिय। कोलिमा ज्वालामुखी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है, मेक्सिको। ये मैप है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देखना, अच्छा लगेगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसको कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली। एमपीपीएससी पूछ चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब सबसे अधिक, मतलब लावा जो उद्गमित करता है, लावा बाहर निकालता है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो है किलायू, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखियों में से भी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन कभी आ सकता है। विसुवियस भूमध्य सागर में, फ्यूजियामा जापान। अब फ्यूजियामा जापान का जो ये ज्वालामुखी है, वहाँ फ्यूजियामा पर्वत की क्या है, ये प्रसुप्त रहता है, तो जापान में लोग इसकी देवता के रूप में पूजा करते हैं। मेयन फिलीपींस। अब शांत ज्वालामुखी थे, अब नहीं आ रहा है ना। को सुल्तान व देवबंद ईरान। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार। किलिमंजारो अफ्रीका। चिम्ब्रेजो दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं। देखो, मतलब ऐसी भौगोलिक प्लेट वितरण की संरचना बनती है आपकी कि ये आपका जैसे इधर से ये अलास्का आपका, सॉरी अलास्का नहीं, साइबेरिया, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको जापान, ये नीचे आ जाओ, कोरिया वोरिया, चीन वगैरह पूरा पार्ट आ गया इधर, और ये आपका अलास्का और ये उत्तरी अमेरिका, ये पूरा, ये बीच में पैसिफिक ओशन आ गया, इधर ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये न्यूजीलैंड आ गया, तो ये पैसिफिक बेल्ट आ गई, तो इसको बोलते हैं परिप्रशांत मेखला। ये परिप्रशांत मेखला जो है अग्निवलय के रूप में जानी जाती है, क्योंकि सर्वाधिक ज्वालामुखी व भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, परिप्रशांत मेखला। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, नेहा बेटा जल्दी से बताओ बेटा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ओल्ड फेथफुल गीजर, ये ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ है, अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में। अब गीजर क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी तो नहीं आ रहा है, लेकिन पृथ्वी में गर्मी है, तो किसी किसी जगह से क्या होता है कि वहां पे गर्म ताप के या गर्म जल के सोते निकलने लग जाते हैं, पानी अंदर से फुहारों की भांति आता है, तो ऐसे गर्म जल के सोतों को क्या कहा जाता है, गेसर या गीजर कहा जाता है। तो ओल्ड फेथफुल गेसर जो है वो कहाँ है, अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में। गंध युक्त तारों को क्या कहते हैं, सोल्फ तारा कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वेडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वेडोर। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। देखो अब ये देखो, धुआरे या गेसर, तो सबसे ज्यादा धुआरे गेसर सघनता में कहाँ मिलते हैं, अलास्का में। अलास्का बहुत ठंडा है, लेकिन ये वाला जो एरिया है इन गेसर की वजह से गर्म रहता है, तो हजारों धुआरों की घाटी किसे कहते हैं, कटमई पर्वत, अलास्का। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा, एकांका गुहा एंडीज पर्वतमाला पे। अब एंडीज पर्वतमाला की क्या विशेषता है, ये भी थोड़ा सा देख लो। ये दोनों क्वेश्चन आए, ये जो बता रहा हूं इससे भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर ये आपकी पनामा लेक हो गई, ये आपका साउथ अमेरिका। यहाँ पे जो पर्वतमाला है जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका पर है, इसको अपन बोलते हैं रॉकीज, और जो दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत है पूरी, ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पे, पक्षियों का महादेश भी कहते हैं इसको, दक्षिणी अमेरिका को। अमेजन नदी यहाँ मुख्य रूप से बहती है, यहाँ मिसिसिपी मिसौरी है, तो ये वाला जो पूरा भाग है ये एंडीज पर्वतमाला है। तो विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वतमाला एंडीज, और सबसे ऊंची कौन सी है, हिमालय। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के स्तर पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। ये एक बार में याद करवा दूंगा, एक चित्र देख लो बस केवल। ये पृथ्वी, यहां मान लो भूकंप उत्पन्न हुआ, यहां चले गए, यहां सबसे पहले भूकंप महसूस हुआ साहब,
ठीक है, ABCD लिखते हैं अपन E व F, ठीक है, तो ABCD ऐसे लिखते हैं ना, ABCD ऊपर नीचे आएगी, ऐसे सीक्वेंस ध्यान रखना। ये पृथ्वी की सतह है, ये सतह है, तो जहां पे भूकंप पैदा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। और जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, धरातल के उस भाग को एपिसेंटर। तो इससे ध्यान रखा, जहां सबसे पहले महसूस करते हैं एपिसेंटर, और जहां उत्पन्न होता है फोकस। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन देख लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, EF, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। मतलब स्थलीय भाग में भूकंप आता हो तो भूकंप है, चंद्रमा पे भूकंप आता है तो वो क्या रहेगा, चंद्रमा का भूकंप। लेकिन अगर समुद्रों में भूकंप आ रहा है और उसे तीव्र सागरीय लहरें उठती है तो इसे सुनामी कहा जाता है। जापानी शब्द है सुनामी, जिसका अर्थ होता है शैतान का बच्चा। अब देखिए प्रमुख पर्वत और उनकी स्थिति और उनके नामकरण के बारे में, यहां से भी PSC एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वासदेस पर्वत फ्रांस में है और एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी, ब्लॉक पर्वत के रूप में, नाम ब्लैक, ब्लॉक पर्वत। साल्ट रेंज ये भी पाकिस्तान में है और किसके लिए, ब्लॉक पर्वत। और साल्ट रेंज क्या कहा जाता है, क्योंकि सेंधा नमक यहाँ पे बहुत मिलता है। हिमालय एशिया में स्थित है और एक वलित पर्वत है, बहुत सारे देशों में फैला है। आल्प्स यूरोप में स्थित एक पर्वत श्रेणी, वलित पर्वतमाला। यूराल ये एक नवीन पर्वतमाला है हिमालय के समकालीन। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करती है, यूरोप में स्थित है, ये भी एक वलित पर्वत है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में एक वलित पर्वत है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका एक वलित पर्वत है। सियरा नेवदा ये स्पेन में स्थित एक पर्वत है, सिटी भी है, और सियरा करके एक पर्वतमाला भी है, उसी के आधार पे सिटी बनी स्पेन में। ये एक अवशिष्ट पर्वत है, जैसे अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, विंध्याचल एक अवशिष्ट पर्वत है, वैसे सियरा स्पेन में स्थित एक अवशिष्ट पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। अब प्रमुख मैदान, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रमुख मैदान कौन से हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम में बढ़िया ध्यान में रखने लायक। सबसे पहले लोयस का मैदान, हवा से निर्मित, ठीक है। जैसे मरुस्थलों में हवा चलती है, अपने साथ मिट्टी उठाती है, जब हवाएं कमजोर हो जाती है तो किसी न किसी जगह पे अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों को बिछा देती है, तो महीन मिट्टियों का एक लंबा मरुस्थल वाला भाग जो है मैदानी रूप में सदृश्य होने लग जाता है। तो ऐसे मरुस्थलों के अग्रभाग जहां पे हवा से लाई गई जो मिट्टियां हैं उसके निक्षेप से बना हुआ मैदान कहलाता है लोयस का मैदान। लोयस का मैदान क्या है, वायु निक्षेप निर्मित मैदान, ठीक है। और ये लालिमा लिए होता है, रंग में थोड़ा सा भूरापन मटमेलापन लिए होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है, चीन में। समप्राय मैदान या इसको बोलते हैं पेडी प्लेन की अवधारणा, जो डेविस महोदय ने दिया। समप्राय मैदान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्थर पेंक और डेविस महोदय, उसमें से सबसे पहले डेविस ने किया था, विलियम मॉरिस डेविस नाम है इनका। डेविस महोदय के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नदियों के अपरदन से निर्मित जो मैदान बनते हैं समप्राय मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं। ग्लेशियर मैदान ये हिम के जमाव से जो मैदान बनते हैं उनको ग्लेशियर प्लेन कहा जाता है। कास्ट मैदान चूना पत्थर की चट्टानों से खुलने से, जैसे आपका शिलोंग का पठार है मेघालय में, ये शिलोंग का पठार, ठीक है। अब यहाँ पे चूना शेल बहुत ज़्यादा है, तो चूना शेल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ ऊपर वाला जो भाग है जब इसमें पानी मिलता होगा, अंडरग्राउंड वाटर इसमें जाता होगा, तो ऊपरी भाग क्या होता है, चूना शेल से निर्मित हो जाता है और समतलीकरण कर देता है, तो वो कहलाएगा कार्स्ट मैदान जो चूना शेल से बनता है, ठीक है। और किससे बनता है, अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल से। और सबसे ज़्यादा कार्स्ट के मैदान कहाँ देखे जाते हैं, तो भारत में शिलोंग वाले एरिया में देखे जाते हैं और विश्व में युगोस्लाविया में देखे जाते हैं। अब तो युगोस्लाविया नाम का कोई देश नहीं रहा, उसके 2 हिस्से हो गए हैं। रेगिस्तानी मैदान वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने से फलस्वरूप से रेगिस्तानी मैदान, ये भी थोड़ा दिमाग में रख लेना है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, मैंने आपको बताया था पृथ्वी पे 2 तरह के बल काम करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। बहिर्जात बलों में भी क्या होता है कि जो बल है उनसे बनी हुई स्थलाकृतियां एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर। डोलाइन क्या होता है, जैसे आप मान लो कि ये भूमिगत, ये अपना भाग है पृथ्वी का, यहाँ अंदर पानी उतरा तो पानी उतरेगा और चूना चट्टाने, तो क्या होगा, चूना चट्टाने यहाँ पे क्या करेगी, एक गोल एरिया बनाएगी, तो छोटा जैसे गड्ढा बन जाता है उसको बोलते हैं डोलाइन। जब डोलाइन एक बड़ा एरिया बना देता है उसको क्या बोलते हैं, युवाला, ठीक है। और युवाला से और बड़ा वो बन जाता है तो उसको बोलते हैं पोलजे। क्या बोलते हैं, पोलजे। डोलाइन, युवाला, पोलजे। फिर एक आकृति होती है लेपीज। क्या होती है, लेपीज। तो ये भी इसी प्रकार की आकृति होती है, ऐसी थोड़ी सी चूना क्षेत्र में। स्टेगलेटाइट व स्टेगलेमाइट, जैसे जब किसी ऐसे अंडरग्राउंड वाटर जा रहा है और पानी क्या होता है, ऊपर से टपकता रहता है, तो पानी ऊपर से टपकेगा तो चूना चट्टाने क्या होगी, ऐसे ऊपर रूप बनाएगी,
ऐसे, और नीचे जहाँ चूना पानी गिरेगा वहाँ पे भी धीरे धीरे उस पानी की चूने की मात्रा होने के कारण से ऐसे स्तंभ खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे जो लटके हुए स्तंभ रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? स्टेगलेमाइट, स्टेगलेटाइट ऊपर, और नीचे जो रहता है उनको क्या बोलते हैं? स्टेगलेमाइट। क और घ का अंतर आ जाता है। सागरीय जल द्वारा बनने वाली निर्मित शिलाकृतियां तो सर्फ, तंगरिका, लूप, पुलीन, हुक, क्या बनता है आपका? सर्फ, तंगारिका, लूप, पुलीन, हुक इत्यादि। ये एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद नहीं हो तो कागज पे उतार लेना बेटा, एक क्वेश्चन आ सकता है। और पता शिलाकृतियों से क्वेश्चन पूछा है। हिमनद द्वारा निर्मित शिलाकृतियां सर्क, टोन, फ्यूअर, ड्रमलिन, रोशमुटोने। रोशमुटोने बहुत इंपॉर्टेंट है, भेड़ की पीठ जैसा दिखता है, ठीक है। सर्फ, टोन, फ्यूअर्ड और ड्रमलिन। ड्रमलिन जो है अंडों की टोकरी जैसे दिखते हैं, तो सर्क, टोन, फ्यूअर्ड व ड्रमलिन। अब फ्यूअर्ड क्या होते हैं ये समझ लो। देखो जो बर्फ है वो इस तरीके से प्रवाह करती है, तो ये जो कटाव करेगी वो भी कैसा करेगी? यू आकार में करेगी। तो हिमनद द्वारा जो घाटियां बनती वो कौन सी बनती? यू आकार की। और जब ये तटों पे कटाव करती है समुद्री भाग में जाने पे तो भी यू आकार का कटाव करती है। तो ऐसे यू आकार के जो तटवर्ती भाग बन जाते हैं उन्हें फ्यूअर्ड कहते हैं। और जब नदियां हैं तो नदियां कैसे कटाव करती है? ऐसे, तो वी आकार की घाटी बनती है या आई आकार की घाटी बनती है, अंधी घाटी बनती है। और जब ये तट पे भी कटाव करेगी तो कैसा करेगी? वी आकार का। तो जो वी आकार के तट बन जाते हैं उनको रिया तट कहते हैं। तो यू आकार के तट फ्यूअर्ड तट जो ग्लेशियर या हिमनद से बनते हैं, और वी आकार के तट जिसे रिया तट कहते हैं। रिया आगे आ जाएगा, बता दूंगा। तो उससे अपन नदी निर्मित। अगला पवन निर्मित शिलाकृतियां जुगेन, यारडंग, बरखान, पेडीप्लेन, ये ध्यान में रखिएगा। पेनीप्लेन अलग है, पेडीप्लेन शब्द अलग है। यारडंग, जुगान, बरखान। बरखान क्या होता है? निक्षेप के द्वारा बनते हैं। और जुगेन और यारडंग और छत्रकशिला क्या होती है? चट्टानों के अलग अलग प्रकार की कटाई। जैसे जुगेन जो रहता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा एक और होता है इसमें। जुगेन जैसे चट्टान का अगर लंबवत कटाव हो तो ये कंगे जैसा बन जाता है। यारडंग क्या रहता है? ऐसे सीधे में खड़ाई में कटाई होती है इसकी। एक रहता है इंसेलबर्ग, ये एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी में तो नहीं पूछा, आरएस में पूछा हुआ है। इंसेलबर्ग क्या रहता है? जब चट्टानें ऐसे स्तंभ रूप में कट जाती है, ऐसे स्तंभ रूप में कट जाती है और मरुस्थल में ऐसी खड़ी हुई दिखती है तो उसे कहते हैं इंसेलबर्ग, ठीक है, क्योंकि वो बर्फ होने का एहसास कराती है इसलिए उसका नाम इंसेलबर्ग रखा है। बरखान क्या होता है? घोड़े की नाल के अंदर जब ऐसे मिट्टी का जमाव हो जाता है तो इससे अपन क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। और पेडीप्लेन यहाँ जो बनने वाला एक मैदानी भाग रहता है उसको। गोर्ज का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। गोर्ज क्या होता है बेटा? देखो एक बार में समझ लो। नदी जब अपना प्रवाह कर रही होती है और उसकी कटाव की क्षमता अधिक होती है और नदी घाटी में मुलायम चट्टानें हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा छोटी सी झील नुमा संरचना बनाती है, ठीक है, मतलब उसका भाग वहां से चौड़ा हो जाता है तो इसको बोलते हैं गोर्ज। और जब ये कटाव और ज्यादा हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं कैनियन। नदी के मार्ग में जैसे नदी का जो अफवाह है वो ऐसा मान के चलो बेटा, इस तरीके से चल रही है नदी, या मुलायम शेल आ गई और यहाँ पे नदी का आकार इस तरह से हो गया और नदी फिर अपनी घाटी में ऐसे बनने लग गई तो ये हो गया गोर्ज। लेकिन यही आकार इतना और बड़ा होता जाए और फिर ऐसे नदी का रूप बन जाए तो ये आपका गोर्ज से बदल के किस में बदल जाएगा? कैनियन में। गोर्ज का सर्वाधिक निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? हिमालय के उच्च भाग से एकदम ढलान में उतरती है, ठीक है। तो सर्वाधिक गोर्ज का निर्माण विश्व में ब्रह्मपुत्र नदी करती है। टेगा वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है, बिल्कुल होगी, नुकीली क्यों नहीं होगी? देखो टेगा और टुंड्रा वन, इन दोनों का अंतर समझ लो। टेगा और टुंड्रा वन, ये अपनी पृथ्वी, ये भूमध्यरेखीय भाग। पौधों को क्या चाहिए? पानी और प्रकाश। पौधों को क्या चाहिए? पानी और प्रकाश। पौधों को चाहिए पानी और प्रकाश, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे क्या होता है? डेली 4 o'clock रेन होती है। दूसरा, वहां पे पादप बहुत अच्छे से उपजते हैं तो पौधों में एक दूसरे से कंपटीशन होता है प्रकाश प्राप्त करने का, तो वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अच्छे लंबे पौधे भूमध्य रेखा पे मिलेंगे आपको। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वनस्पतियां मिलने लग जाएगी। और इस वाले भागों में आपको ये वाला भाग ये सदाबहार वनों से मिलेगा। और 66.5 डिग्री से यहां से थोड़ा ऊपर तक का भाग रहता है, ये कहलाता है टेगा वन। तो इनकी पत्तियां थोड़ी सी नुकीली होती है ताकि जल को बचा के रख पाए, बर्फ को नीचे गिरा पाए। और उसके ऊपर वाला जो भाग रहता है उसको बोलते हैं टुंड्रा वन, या इसको हिंदी में बोलते हैं कोणधारी वन। टुंड्रा वन को और बोलते हैं कोणधारी वन। तो ये ध्रुवीय प्रदेश में है, 75 से 90 डिग्री अक्षांशों के अंदर अगर है तो वहां मिलते हैं, जैसा क्रिसमस ट्री आता है वैसा, ताकि बर्फ उनकी पत्तियों पे घर के नीचे फिसल जाए। तो टेगा और टुंड्रा
ध्रुवीय प्रदेश जो है उनसे लगते हुए भागों की वनस्पति। टुंड्रा वनों में गर्मी में मोस तथा लाइकेन उगते हैं। टुंड्रा वन जो है गर्मी में कुछ मात्रा में तापमान उगता है, तो उनकी जड़ों के आसपास क्या उगता है? मोस तथा लाइकेन। पर्वतीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वन आते हैं। पर्वतीय वन किसे कहा जाता है? जैसे कोई माउंटेन एरिया, हाइट वाला एरिया है, तो वहां पे जो वन मिलते हैं वो कौन से होते हैं? चौड़ी पत्ती व शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यहां से पीएससी में क्वेश्चन आता है। सवाना कहाँ कहते हैं? अफ्रीका। कंपोज ब्राजील। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोज वेनेजुएला व कोलंबिया में, दक्षिणी अमेरिका वेनेजुएला व कोलंबिया में क्या कहते हैं इसको? लानोज। कंपोज ब्राजील, सवाना अफ्रीका। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे बढ़िया समझ में आएगा। पंपास अर्जेंटीना। प्रेरिज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। प्रेरिज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका। सवाना ये अफ्रीका वाला भाग, जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आबादी है, मतलब निर्भरता इन्हीं सवाना के मैदानों पे है। ठीक है, फिर आपका वेल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, या गलत छपा हुआ है, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। स्टेपिज घास के मैदान माइनर एशिया, आपका स्टेपिज घास के मैदान माइनर एशिया। कजाकिस्तान, मंगोलिया वाला ये पूरा पार्ट, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा माइनर एशिया वाला भाग। ठीक है, टुंड्रा वन ये आपका ऊपर वाला भाग जो है पूरा ध्रुवीय भाग। अभी बात करी टुंड्रा वन कहाँ आ जाएंगे? ऊपर वाले भाग में। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में कहते हैं इसको, एक बार देख लेंगे इसको और आ जाएगा। भानु मैम ने लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। प्रेरीज अमेरिका व कनाडा। पंपास अर्जेंटीना। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज माइनर एशिया या मध्य एशिया। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये एक बार में याद कर लो, अभी याद हो जाएगी बेटा, 2 सेकंड का संयम रखो। अभी तक आप रामबाण सीरीज के सारे लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आपको देखना है। और बेटा इस सीरीज के साथ अगर मेरी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐप डाउनलोड करना GLCIS MPPSC, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगी। मात्र 470 रुपये की टेस्ट सीरीज है, और इसके साथ आपने उन टेस्टों को, FLTs को लगा लिया तो निश्चित रूप से आप में ताकत आ जाएगी। डर होना जरूरी है, उस डर को मिटाने का तरीका पढ़ाई है, और पढ़ाई के लिए सही स्रोत सोर्स होना जरूरी है। ट्रस्टेड ऐप है, गुरुजी ट्रस्टेड है, गुरुजी का ऐप ट्रस्टेड है, कंटेंट ट्रस्टेड है। इस कंटेंट के साथ साथ आप GLCIS MPPSC ऐप पर अभी जाओ, एनरोल करो टेस्ट सीरीज को, और इन दोनों को साथ में मिला के पढ़ो। फिर 10 दिन बाद अपने अंदर आए हुए इंप्रूवमेंट को देखो। ये देखो बेटा, लाल सागर ये आपका भूमध्य सागर, ये अफ्रीका, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, आशिया अंतरिक्ष, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आगे वाला पार्ट, ये लाल सागर, ये अरब वाला भाग, महान भारत। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा कर लिया आकार में, ऐसा बोलना मत कि इतना तो है ही नहीं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एग्जाम में स्वेज नहर भूल गए तो भूला। विश्व की सर्वाधिक सामरिक नहर में कौन सी आती? स्वेज नहर। PSC पिछले से पिछले साल पूछ चुका है। किन 2 सागरों को जोड़ती? भूमध्य सागर व लाल सागर को। और क्या कर देती है ये? एशिया को अफ्रीका से अलग कर देती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि कैसी है? ये देखो, ये बेरिंग जल संधि, ये अलास्का, अपना साइबेरिया वाला भाग, जापान वाला भाग, इधर वाला भाग क्या हो गया आपका? अलास्का, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये आपका एशिया, रूस वाला भाग। यहाँ से निकल रही है बेरिंग जल संधि। ठीक है, और ये बेरिंग जल संधि जो है ये सीधी आगे जा रही है प्रशांत महासागर में। यहाँ से क्या हो रहा है? बेरिंग जल संधि क्या कर रही है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रही है, या यूं के तो साइबेरिया को अलास्का से अलग कर रही है, या रूस को अमेरिका से अलग कर रही है। और ये कहाँ से गुजर रही है? प्रशांत महासागर से। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, पेनिसुला है ना। पेनिसुला क्या होता है? जो 3 ओर से पानी से घिरा रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, इसी कारण इसे विश्व की छत भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, विश्व की छत। पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। मतलब इन लोगों ने समुद्र से भूमि प्राप्त करके और छोटे से आइलैंड को एक ऐसी स्टेब्लिश कंट्री बना दिया जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ठीक है, एशिया के स्थल रुद्ध देश, मतलब एशिया के वो देश जिनकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती, चारों तरफ धरती से घिरे हुए मेरे बेटा। तो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, ये 3 तो क्या आ गए? ऊपर वाले भाग। अब भारत से जुड़े हुए आप अच्छे से ध्यान लें, ये कजाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान तीनों ध्यान में रखना है। नहीं है तो कजाकिस्तान, मंगोलिया तो ध्यान में रखना ही है। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये अपने ऊपर अपने से जुड़े हुए अपने को पता नहीं लगते हैं।
अब कजाकिस्तान के आसपास का एरिया देखोगे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और पूर्वी एशिया का एकमात्र देश जो भू आबद्ध है, लैंडलॉक है ना, स्थल अवरुद्ध है, वो कौन सा है बेटा? लाओस। कौन सा देश है? लाओस। ये देखो, ये लाओस के इधर वियतनाम, इधर चीन, इधर थाईलैंड, इधर कंबोडिया, ठीक है, ये वाला पार्ट, और थोड़ा सा ये बांग्लादेश वाला भाग। और देखो ये म्यांमार, लाओस और ये आपका क्या बोलते हैं, वियतनाम का ये सर्कल आता है, लाओस वियतनाम का सर्कल। इसको नशे का त्रिकोण भी कहा जाता है ना, इसको नशा का त्रिकोण भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश अगर क्षेत्रफल में देखें तो कजाकिस्तान। अब मंगोलिया का नाम क्यों नहीं आता साहब? पहले मंगोलिया, हम लोगों ने तो RSP 2003 में आए हुए एक प्रश्न के अंदर मंगोलिया लगा के नंबर भी प्राप्त किए, क्योंकि मंगोलिया को धीरे धीरे ऑक्यूपाइड किसने कर लिया? चाइना में, ठीक है, तो उसकी चर्चाएं होना भी बंद हो गई है। कजाकिस्तान दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश लाओस। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जेड नहीं, यांगटी सिक्यांग। सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग है। थोड़ा प्रिंट में दिक्कत हो गया होगा। विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी बेकाल, गहरे में गए काल आ जाएगा, रूस। बेकाल, सबसे गहरी झील बेकाल झील, रूस। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? तो रूस का जो एशियाई पूरा भाग है उसको साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां, देखो आर्कटिक सागर क्या है? एक बंद सागर की बात जाता है। बंद महासागर किसे कहा जाता है? तो बंद महासागर मेरे बेटा कहा जाता है किसको? आर्कटिक महासागर को। इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। और इसमें जो नदियां गिनती कौन सी गिरती है? लीना, ओबे, येनिसी। ओबे इधर से, ये लीना, येनिसी, ऐसे याद रख लेना, अभी परफेक्ट लोकेशन नहीं बना सकते। लीना, ओबे, येनिसी। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप, मतलब ऐसा आइलैंड जिसकी आबादी में सर्वाधिक घनत्व मिलता है, तो जावा, जो किसका भाग है? इंडोनेशिया। सागरमाला, सागर, लाल सागर एवं भूमध्य रेखा को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर, वो सागर डबल प्रिंट हो गया। बेरिंग जल संधि जो है वो किसके समानांतर है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व व पश्चिम कुछ भी नहीं होता है, केवल नाम होता है 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर रेखा से क्या होता है? उसके पूर्व या पश्चिम में आने जाने पर एक दिन घट बढ़ जाता है। और 0 डिग्री रेखा जिसे GMT भी कहते हैं, जो अटलांटिक महासागर से गुजरती है, उससे समय का मापन किया जाता है विश्व स्तर पे। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। अभी मैं आपको बता रहा था ना, लाओस थाईलैंड नशे का जो केंद्र है वो कौन सा है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है। जिब्राल्टर जनसंधि द्वारा अफ्रीका यूरोप से अलग होता है, ये और खतरनाक चीज है जिब्राल्टर जनसंधि। यहाँ पे एक क्वेश्चन और डीप से बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे ये जिब्राल्टर यहाँ पे देश है, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग आता है स्पेन, यहाँ आता है मोरक्को, ठीक है। तो अफ्रीका, मोरक्को और स्पेन के बीच में डिवाइडर का काम कौन करता है? जिब्राल्टर जनसंधि, जो बहुत सकड़ी है। और इसकी जिब्राल्टर जनसंधि से क्या होता है? भूमध्य सागर किससे जुड़ता है? अटलांटिक महासागर से, ये भी ध्यान में रखिएगा। और किसको अलग करती है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रेस्ट किसको कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट भी किसे कहा जाता है? या काला महादेश किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। क्यों कहा जाता है? तो ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है? संसाधनों में भरपूर है अफ्रीका, लेकिन तकनीकी विकास के अभाव में वो विकास नहीं हो पाया जो वहां हो सकता था। इस कारण से अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, ठीक है। और यहां से विक्टोरिया झील से क्या होता है? आपकी विषुवत रेखा या मेडिटेरियन जो इक्वेटर है वो गुजरती है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति। अब क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है, आएगा, पक्का याद रखो। बुशमैन जनजाति जो है वो कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल। भावनाओं में कह रहा हूं ताकि तुम याद करो, इंपॉर्टेंट समझ के, है ना। कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन, अफ्रीका। किस जनजाति का चावल चींटियां कहलाती है? तो बुशमैन जनजाति का चावल चींटियों को कहा जाता है। चींटियों को चावल की तरह खाते हैं, पता नहीं कैसे, वो अलग पता है। बुशमैन, कालाहारी, अफ्रीका। आप मेरे साथ देख रहे हैं रामबाण और ब्रह्मास्त्र सीरीज, बार बार रिवीजन कराऊंगी। टेस्ट सीरीज ले ली है, कमेंट कर दो, घबरा गए सुन के। तो पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है? कांगो बेसिन। पिग्मी जनजाति अफ्रीका, कांगो बेसिन। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल। बद्दू जनजाति कहाँ रहती है? आपके सहारा मरुस्थल में। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब
अफ्रीका एकमात्र ऐसा महादेश है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों मुख्य रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार तो नदी माही नदी हमारे राजस्थान वाले एरिया में काटती है साहब, एमपी राजस्थान। जो विषुवत रेखा है इसको 2 बार कांगो या जायरे नदी भी कहते हैं अब इसको, तो ये काटती है। और मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? लिम्पोपो, मकर रेखा लिम्पोपो। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर कौन सा है? पोर्ट स्वेज, दक्षिणी छोर पे पोर्ट स्वेज। अफ्रीका की किम्बरले की खानें क्या है बेटा? हीरे के लिए फेमस है और ये विश्व की सबसे बड़ी डायमंड माइंस है, ठीक है। किम्बरले की खानें, अफ्रीका, डायमंड। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी, क्योंकि ये सोने के उत्पादन के लिए, सोने के व्यापार के लिए जाना जाता है। आसवान बांध कहाँ है? आसवान बांध नील नदी पर। नील नदी में कहाँ है? काहिरा के पास। काहिरा कहाँ है? मिस्र की राजधानी। मिस्र को वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? इजिप्ट। तो इजिप्ट या मिस्र की राजधानी काहिरा, उसी के पास स्थित है आसवान बांध। किस नदी पर? नील नदी पे। और काहिरा भी नील नदी पे स्थित है। आसवान बांध, इजिप्ट, मिस्र, नील नदी। करीबा बांध, जाम्बेजी नदी, ये भी बहुत फेमस बांध है अफ्रीका के मतलब जल विद्युत निर्माण के लिए, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। करीबा बांध, जाम्बेजी नदी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब क्या हो गया? ये इधर देखो, इधर, उधर नहीं, इधर, ये ऐसा सींग निकला हुआ है इसका, ये सींग। अब ये सींग जो मिलके बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब ये सींग 4 देश मिलकर बना रहे हैं। कौन कौन से? ये इथोपिया का भाग, ये सोमालिया का भाग, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? जिबूती का भाग, और ये कौन सा भाग हो गया आपका? इरिट्रिया, ठीक है। ये चारों क्या कहलाते हैं मिलके? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 4 देश शामिल है, ध्यान में रखिएगा। इसमें गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। गाना का प्राचीन नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। गाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट। कॉफी के लिए फेमस है गाना। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा। नाइजर नदी को क्या कहता है? तेल रिवर या ऑयल रिवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि नदी के ऊपर वाले भाग से लोग तेल बनाते हैं, मतलब ऐसी जो भी है, आगे समझाऊंगा इसको, ऐसा बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। उत्तर अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर, तो उत्तर अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, उसका माउंट मैकिनले, अलास्का वाले क्षेत्र में, रॉकीज के आगे। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? तो जो दक्षिणी पूर्वी तट है, उन दक्षिणी पूर्वी तट को क्या, वहां पे चलने वाले हरिकेन व टोर्नेडो क्या कहते हैं? हरिकेन व टोर्नेडो। दिशा ध्यान में रखिएगा, कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। हरिकेन, टोर्नेडो, उत्तरी अमेरिका। अमेरिका का डेट्राइट उद्योग, डेट्राइट जो है एक सिटी है, एरिया है, औद्योगिक प्रदेश है। ये किसके लिए फेमस है? मोटर कार उद्योग के लिए। और ऐसे हमारे भारत में मोटर कार उद्योग के लिए क्या फेमस है? पीथमपुर धार। क्या फेमस है? पीथमपुर धार। इस कारण से इसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, पीथमपुर को। कनाडा का मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल किसके लिए फेमस है? कागज उद्योग। विनिपेग झील, ठीक है, बियर झील, लेक बियर, ये सब कहाँ है? कनाडा में है। टोरंटो, ये भी कनाडा में। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए फेमस है। कोलंबिया की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ताई खान है। अब आपको लग रहा होगा कि ये हम क्यों पढ़ें, तो बेटा एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर उठा के देख लो। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल जोन से, औद्योगिक प्रदेशों से और माइंसों से एक प्रश्न वो हर बार ऐसा पूछता है जो हवाई नहीं लगने देता। तो सुलिवान की खानें कोलंबिया में शीशा जस्ता की सबसे बड़ी खान है। सुलिवान, शीशा जस्ता, सह से सुलिवान, सह से शीशा जस्ता, कोलंबिया। शीशा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं, ठीक है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? शीशा जस्ता को, दोनों साथ ही मिलते हैं। अमेरिका की बूटे खाने, ये सबसे बड़ी तांबे की खाने, जैसे हमारे बालाघाट हो गया, मलाजखंड, राजस्थान का खेतड़ी हो गया, ऐसे उसके कंपेयर में क्या हो गया? बूटे खान, अमेरिका, तांबा। साथ में ध्यान में रखना, बालाघाट बूटे अमेरिका, है ना। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर। अब देखो ये महान झील प्रदेश है, 5 जिले हैं। ये 49वीं समांतर सीमा रेखा जो कनाडा को यूएसए से अलग करती है, और यहाँ 5 जिले हैं। 2.5 पे अधिकार यूएसए का है और 2.5 पे कनाडा का है। और यहाँ से ये शुरू हो जाता है, इधर कनाडा है, इधर यूएसए है। इसको कहा जाता है भौगोलिक मानचित्र पर महान झील प्रदेश, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी होगी? लेक सुपीरियर। जी साथियों, बात चल रही थी बूटे खान, तांबा। ये जो कोलंबिया है, ये कोलंबिया वो देश वाला नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया है। और ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ आता है? कनाडा में। ध्यान में रखिएगा, ये ब्रिटिश कोलंबिया है। सुलिवान की खाने शीशा जस्ता के लिए ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, उत्तरी अमेरिका वाला भाग। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वुड बफेलो पार्क, कनाडा, ठीक है, ये भी उत्तरी अमेरिका में आता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर, महान झील प्रदेश आपका कनाडा यूएसए के बीच में। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा भी यही। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, सेंट लॉरेंस नदी पे।
उत्तरी अमेरिका, नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अमेरिका व कनाडा। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती है। ये अभी याद करवा देते, बिल्कुल चिंता ही मत करो। ये आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये ऐसे, ये वाशिंगटन डीसी आपका आ गया, ये आपकी बेफिन की खाड़ी आ गई, ये आपका ग्रीनलैंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक जलधारा आती है, ये कनाडा के पास से, इसलिए इसका नाम है कनारी की जलधारा, कनाडा से कनारी। एक जलधारा ऐसे आ रही है, इसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। दोनों किधर से आ रही है? उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ रही है, तो दोनों ठंडी होगी, और इनका प्रवाह लगभग ऐसे ही है अमेरिका के पूर्वी भाग पर, उत्तरी अमेरिका में। तो कनारी व लेब्राडोर की जलधाराएं कहाँ हैं? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और ये कैसी जलधाराएं हैं? ठंडी जलधाराएं। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात विनिपेग कनाडा, अभी मैंने आपको बताया था विनिपेग लेक भी है कनाडा, और गेहूं मंडी के लिए भी विनिपेग। अमेरिका में स्थित एरोजोना किसके लिए फेमस है? तो एरोजोना स्टेट है वहाँ का, जो तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बूटे की खाने एरोजोना राज्य में। अमेरिका की होम स्टेट खाने सोने के लिए, होम स्टेट जो माइंस है वो किसके लिए फेमस है? गोल्ड माइनिंग के लिए। अब ये बढ़िया क्वेश्चन, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, नाम कितने बढ़िया, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन हिल, कहाँ है ये सभी पहाड़ियां? अमेरिका में। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहते हैं? यूरोप को। देखो, एक प्रायद्वीप का मतलब होता है एक छोटा सा भौगोलिक भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। यहाँ यूरोप का क्या सीन है? यूरोप का सीन ऐसा है, ऐसे, ये इधर उत्तरी अपना ध्रुव सागर या आर्कटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, इधर आपका भूमध्य सागर, ठीक है, स्वेज नहर, ये। तो ये क्या है कि पूरा प्रायद्वीप जैसा स्वरूप बनाता है। इसलिए प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है, या प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहते हैं? यूरोप को। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? एल्ब्रूस। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक। यूरोप की प्रमुख नदी कौन सी है? डेन्यूब। और डेन्यूब किसमें गिरती है? ब्लैक सी में, काला सागर में। डेन्यूब किसमें गिरती है? काले सागर में। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अब देखो, डेन्यूब नदी के किनारे कितने देशों की राजधानियां हैं? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, वियना। इसमें विशेष बात क्या है? इस व को भी ब याद कर लो। तो बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड, ब याद रखना। बूढ़ा, बुखा, वियना, बेल, सारी चीजें अपने हिसाब से याद कर लेना। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। विश्व का अन्न भंडार, ये मैंने कहा था ना, रोटी की डलियां, तो रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? यूक्रेन को, ठीक। और धान की डलियां, इधर जो है धान का कटोरा, किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। मतलब यूरोप जो है वहां पे व्यापार के रूप में राइन नदी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। फिनलैंड क्या है? जो आपका यूरोप वाला भाग है उसमें फिंगर कंट्री की स्थिति रखता है। किसका भाग रखता है? फिंगर कंट्री की स्थिति रखता है, ठीक है। और इसे झीलों का देश कहते हैं। बहुत सारी झीलें हैं, और यहाँ पे झीलों की जो स्वरूप है वो कौन सा? फियोर्ड जिले। नॉर्वे, फिनलैंड, इस एरिया में फियोर्ड तट मिलते हैं, फियोर्ड जिले मिलती है, ठीक है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है जो लगभग भारत से मेच खाता है, संस्कृति, आभूति, ठीक है। इसलिए इटली को क्या कहते हैं? भारत का यूरोप। और ये भूमध्य सागर पर स्थित है। इस कारण से क्या है कि यहाँ का तापमान ज्यादा ठीक रहता है। और आपका यूरोप का जो पूरा पश्चिमी भाग है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा की वजह से वहां जो सागर जम जाना चाहिए था, बजाय उसके जमने के बजाय वहां पे 10 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है नॉर्मली। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं, पश्चिमी यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम। नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है। मैंने बताया ना आपको, नॉर्वे फिनलैंड वाले नेम। तो फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे। इंग्लिश चैनल फ्रांस व यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। ये देखिए इंग्लिश चैनल, आप ये इंग्लिश चैनल, इसके इधर वाला भाग आपका यूके और इधर वाला भाग फ्रांस, जिसको अपन बहुत सारे लोग तैराक पार करते हैं, है ना। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। मतलब पहले तो, अभी भी मुझे नहीं पता, अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखने लग गए शॉर्ट्स में, तो पता नहीं कौन से देश जाने की इच्छा रखते हों, लेकिन मेरे ज़माने तो ऐसे बोलते कि स्विट्जरलैंड, मतलब ऐसा लगता था आहा स्विट्जरलैंड। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, हमारे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, अब वो मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। निमाड़ का स्विट्जरलैंड जरूर पता है मुझे, बड़वानी, ब्रिटिश काल में कहा जाता था। क्या कहते थे? हाँ बोलो बोलो, क्या कहते थे? नहीं वहीं से बोल देना। निमाड़ का पेरिस, निमाड़ का पेरिस बड़वानी। हाँ बेटा, भावना में खो गए गुरुजी थोड़ा सा। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। अब ये बहुत बढ़िया बात है, तुर्की और रूस ऐसे देश हैं जो यूरोप में महाद्वीप में भी आते हैं और एशिया महाद्वीप में भी आते हैं। तो तुर्की का कौन सा भाग एशिया व यूरोप को अलग करता है? तो मरमरा सागर।
आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में? आल्प्स स्विट्जरलैंड को लगभग 3 तरफ से घेर के रखता है। पिरेनीज पर्वतमाला फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाती है। पिरेनीज सीमा या पिरेनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन के बीच में। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। फैशन की राजधानी, पहली राजधानी पेरिस, दूसरी राजधानी कौन सी है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। तो फ्रांस का जी राजधानी पेरिस है, वो किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। और सीन नदी कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में। नॉर्वे के स्लेववॉर्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बार्ड, बीज बार्ड, नॉर्वे। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस स्टेट कहा जाता है। कभी कभी अपन पढ़ते हैं ना इंटरनेशनल मूवमेंट में, काकेशस स्टेट ये तेल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। उतनी अधिक मात्रा तो तेल की नहीं निकलती, लेकिन यूरोप के बहुत सारे देशों की वो पूर्ति कर सकते हैं। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये 5 सागर कौन से? मास्को जो है 5 सागरों का पतन। कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ, काला सागर से जुड़ा हुआ, बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ, एक खेत सागर गलत छप गया है, और लडोगा झील। एंटवर्प, बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ट्रेड के लिए, डायमंड के लिए जाना जाता है एंटवर्प। क्या माना जाना जाता है? एंटवर्प, बेल्जियम। अब निकलता अफ्रीका में, तराशा सबसे ज्यादा भारत में जाता है, और व्यापार सबसे ज्यादा क्या होता है? बेल्जियम में। ये यूरोपियों की ताकत। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, बर्फ से जमा हुआ है बेटा, है ना। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये बड़ा रेट है, देखो अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटने वाली पर्वतमाला कौन सी है? क्वीन मोड। क्वीन तो अच्छे को 2 भागों में बांट देती है, विभाजन हो ही जाता है, तो क्वीन अंटार्कटिका को भी 2 भागों में डिवाइड कर देती है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसेंट मासिफ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसेंट मासिफ। माउंट एबर्फ अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एबर्फ जो है वो किसका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका नाम और देख लीजिएगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। अंटार्कटिका। पनामा जल संधि प्रशांत व अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। देखो इस देश के लोग कितने भाग्यशाली, मतलब भाग्यशाली तो खैर भारत वालों से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। ये अगर सूर्योदय जो है ये किधर देख रहे हैं? आपका अटलांटिक महासागर में। तो सूर्यास्त किधर देखते हैं? प्रशांत महासागर में, ठीक है। मतलब पनामा जल संधि जो है ये आपको इस मैप में दिख रहा होगा, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और इसके बीच में ये पनामा जल संधि बनाई है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बाकी इतना घूम के आपको जाना है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका झील पेरू बोलिविया की सीमा पर, एंडीज पर्वतमाला में। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका, पेरू बोलिविया की सीमा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पे? केरोनी नदी पे। केरोनी नदी पर। कौन सी नदी पर? केरोनी। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वनों का स्थानीय नाम क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वनों का स्थानीय नाम क्या है बेटा? सेल्वासा। ये सेल्वासा और जो आपका पूरा अमेजन बेसिन के जंगल है, इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग हमारा 60 से 70% जो ऑक्सीजन है वो तो समुद्रों की जो वनस्पतियां, प्लैंकटन जीव है वो पैदा करते हैं, और धरातल पर जितनी ऑक्सीजन पैदा होती है तो उसमें सबसे मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहाँ से आता है? अमेजन के जंगलों से। उसी में से ये एक चुना हुआ प्रश्न है। सेल्वासा के वर्षा वन कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। एंडीज पर्वत के जो पूर्वी ढलान है अंदर मैदानी भाग में, उसको क्या कहते हैं? मोन्टाना। और एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में क्या आ जाएगा? ये देखो क्या आ जाएगा, अभी बताते हैं ना। ये आपका दक्षिणी अमेरिका, यहाँ एंडीज पर्वत मान लो, ये पूर्वी ढाल, तो यहाँ का जो वन है वो क्या कहलाते हैं? मोन्टाना। यहाँ जो ये वर्षा वन है जो इक्वेटर पे स्थित है, ये भूमध्य रेखा पे स्थित है, ये क्या कहलाएंगे? सेल्वास। और ये इधर वाला जो भाग है ये आपका कौन सा सागर हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कहवा के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा। बेटा एमपीपीएससी पूछ चुका है और पूछ भी लेगा। कपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, कंपास। कंपास घास के मैदानों को क्या कहता है? हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना भी बहुत विश्व में, मतलब पासपोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन अर्जेंटीना देश में है, मतलब लोग सुरक्षित मानते हैं वहां जाना। चुकी माता खाने जो है वो कहाँ है? चिली में। और कहाँ आता है ये? दक्षिणी अमेरिका में। और चुकी माता की खाने किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए, जिसे विश्व की कॉपर कैपिटल कहा जाता है, वर्ल्ड कॉपर कैपिटल। चुकी माता की खाने चिली, चिल्ली कहाँ? तांबे के लिए फेमस। ब्राजील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। मैंगनीज के उत्पादन में भारत में प्रथम एमपी। विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ी खान कौन सी है? अमापा खान, जो ब्राजील में है।
विश्व की कहवा मंडी, यहां से भी एमपीपीएससी 2015-16 में क्वेश्चन पूछ चुका बेटा। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो ब्राजील, और ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह, ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2016 में कि ब्राजील का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? सेंटोस बंदरगाह। देखो अनुभवी व्यक्ति से पढ़ने का ये फायदा होता है, पेपर मुखाग्र बार बार काम ही वही है, तो इससे क्या होता है कि जब आपको आइडिया लगता है तो आपको उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, उसके आसपास के डेटा की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। बाकी तो लगता है कि ये नाम क्यों पढ़े, हम याद ही नहीं होंगे। लेकिन बेटा पीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनना है, वो लाइफ लेनी है मजे एकदम, और लाइफ में जो सोचा है सारे ड्रीम पूरे करें। पढ़ने से ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सरल काम जिससे सब कुछ मिल जाता है, वो सबसे सरलता रखती है पढ़ाई। इसलिए पढ़ो, पढ़ने से ज़्यादा सरल काम आपको कोई नज़र नहीं आएगा। एक बार पढ़ने में आपने मन लगा लिया, जीवन बन जाएगा मेरे बेटा, जीवन। समझ गए? और आप मेरे साथ क्या देख रहे हैं? रामबाण और ब्रह्मास्त्र सीरीज, और ये इसकी 4थी यूनिट चल रही है। आपको क्या करना है, अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन करो, ये करो, और जीएलसीआईएस एमपीपीएससी ऐप डाउनलोड करके जीएलसीआईएस की टेस्ट सीरीज लगाओ बेटा। बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, वो टेस्ट सीरीज बहुत काम आएगी, एग्जाम में याद आएगा। वहाँ के क्वेश्चन जब आपको वहाँ पे प्रॉफिट देंगे, बेनिफिट देंगे, आपको लगेगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं। 10-20 क्वेश्चनों का तो खेल रहता है बेटा, 2-4-5 नंबरों से रुक जाते हैं, और उन 10-20 क्वेश्चनों के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है, फिल्टर बनाना पड़ता है कि यार 5-6 हज़ार क्वेश्चन प्रिडिक्टेड बनाओ। तो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में क्या आ सकता ऐसे प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है। अब उसके लिए बेटा छोटा सा निवेश तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरी टीम मिलके काम करती है, इतना लेबर लगता है, सारी चीज़ें आप समझते हो, आप खुद कमर्शियलाइज्ड लोग हो, अपनी पॉकेट को बड़ा संभाल के रखते हो, तो जो चीज़ें हैं उनको आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। ये जनहित में जारी था। दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश, अब ये देखो यहाँ पे लैंडलॉक्ड देश दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है? बोलीविया। इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिव रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन है, मतलब हमारे उड़ीसा चिल्का झील वाला भाग ओलिव रिडले के लिए, और इक्वाडोर का गैलापेगोस, ये दोनों। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एर्बोजिस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एर्बोजिस। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टोरस जल संधि है। देखो ऑस्ट्रेलिया, ये जो टोरस जल संधि है, चलो कभी और बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया एक मरुस्थलीय राज्य है, ठीक है, और उसको लगभग 2 भागों में विभाजित कौन से करते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 2 भागों में तो नहीं, लेकिन जो एक उपजाऊ भाग और मरुस्थल भाग है उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बांट देती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी मरे डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर क्या है? प्रवाल भित्ति स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, यह आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लगभग 1900 किलोमीटर बड़ी, ठीक है। सागर कौन सा लगता है? प्रशांत महासागर। और ऑस्ट्रेलिया के इधर का भाग हिंद महासागर, इधर वाला भाग प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य लगता है? क्वींसलैंड। एरिया कौन सा है? अगर ऑस्ट्रेलिया के रेस्पेक्ट में देखें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, और प्रशांत महासागर के हिसाब से देखें तो पश्चिमी प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ यहीं स्थित है। और मध्य जो अपना भारत है उसमें प्रवाल निर्मित द्वीप कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह वाले। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, मैंने बताया ना, मरुस्थलों का देश है, प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का महादेश। तो गिब्सन मरुस्थल व विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ के प्रमुख है, और इन्हीं मरुस्थलों में अभी पिछले साल आग लगी थी, हजारों सैकड़ों जीव मर गए थे। कंगारू इस यहाँ की सबसे ज़्यादा पहचान है, कंगारू इस पूरे मरुस्थलों की। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा होते हैं। न्यूजीलैंड मतलब इस तरह से बना हुआ है, और ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला भाग ये न्यूजीलैंड, और यहाँ बीच में कुक जल संधि। तो न्यूजीलैंड को 2 भागों में विभाजित करने वाली जल संधि कौन सी है बेटा? कुक जल संधि। आगे, न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी, एर्जोबिस। ऑस्ट्रेलिया ऐसे एर्जोबिस, और न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं बेटा? माओरी। महाद्वीप और सबसे लंबी नदी, ये एक लाइन में फैक्ट फटाफट कर लो, विजय सर बहुत शानदार बनाया। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी फटाफट बता दो, नील। अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी, अब अंटार्कटिका में भी नदी है, बर्फ है तो थोड़ी बहुत पिघलती तो होगी, ओर्नेक्स नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, ठीक है। और आगे और भी फैक्ट आएंगे, सबसे धोखेबाज नदी, पीली नदी, सब आएगा। ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग नदी, मर्रे, अगर दोनों को जोड़ के बोले तो मर्रे डार्लिंग, और दोनों में से किसको बड़ा बताना है तो मर्रे। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर संयुक्त रूप से बोले तो मिसिसिपी, मिसौरी, और दोनों में से एक को टुकड़ा करना हो तो मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। अब देखते हैं अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर, इसके आगे का वीडियो जो है अपन कल देखेंगे। मैं गुरुजी जीएलसीआईएस में आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से।
आप लोग रामबाण और ब्रह्मास्त्र सीरीज देख रहे हैं, अभी तक आपने GLCIS ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसकी PDF बेटा वहीं पे मिलेगी आपको निःशुल्क रूप से। और आपको पढ़ाई में इस सीरीज के साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज के 4-5 हज़ार 3,000 जो क्वेश्चन हैं जो फुल लेंथ टेस्ट में हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा राहत देंगे, आपकी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना देंगे। साइकोलॉजिकल फेनोमेना पे बनाया गया है, उन क्वेश्चनों में अपने मार्क्स स्कोर को ज़्यादा आप कंपेयर ना करें। कोई भी क्वेश्चन त्रुटि युक्त लगे तो तत्काल कंपेयर करें, क्योंकि उसको रोज अपडेट किया जा रहा है, क्या नया दिया जा सकता है बच्चों को जो उनके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ पे आप पढ़ाई करें और वहाँ पे हमारे टेस्ट लगाएं, निश्चित रूप से आपकी सफलता तय है। कंपटीशन कमजोर है, बच्चों की तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, लेकिन अगले 15 दिन मेरे मार्गदर्शन में बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे तो बेटा आनंद आ जाएगा। और रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज पूरी होते ही आपकी MCQ सीरीज चलेगी ऑनलाइन टेस्ट की, और 5 टेस्ट मेरे साथ लगा के फिर एग्जाम देने जाना बेटा। फिर आपको समझ में आएगा कि गुरुजी बार बार टेस्ट सीरीज का क्यों बोल रहे थे। फिर 21 तारीख के बाद ये मत कहना कि गुरुजी हम टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए थे, वो ले लिए थे, ये कर लिए थे, वो मुझे नहीं पता बेटा। पढ़ना है, सफलता चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। बच्चे भर कुआं पे आके लाखों रुपए लगा के जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 400-500 रुपये कैपेसिटी में नहीं है। हो सकता है बहुत सारे कुछ लोग मेरे जैसे गरीब हो और नहीं कर पाए, वास्तविकता में ऐसा होता भी है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस फील्ड में हैं तो कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे बेटा। तो इसको आप पूरा बढ़िया से करें, GLCIS MPPSC की टेस्ट सीरीज को बढ़िया से लगाएं। अगर भावनावश अतिरिक्त में मैंने कुछ बातें कह दी हो तो उसके लिए क्षमा करें, डिस्क्लेमर देना जरूरी है भाई। आजकल कौन किस बात से भड़क जाए, सोशल मीडिया पे बड़ा मतलब भारी काम रहता है, वैसे ही भय बैठा हुआ मेरे अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय जय सीताराम, हनुमान जी महाराज कृपा करें। और इन वीडियो को प्रतिसाद बढ़िया से दे देना, कमेंट बढ़िया से कर देना, लाइक बढ़िया से कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन आएगी वीडियो बनाने में, है ना बेटा। जैसा आप प्रतिसाद दोगे वैसे ही कंटेंट और सारी चीज़ें आपको डिलीवर होगी, डेफिनेट है ना बेटा। टिट फॉर टेट मतलब ऐसा नहीं है, ये गलत है, टिट फॉर टेट नहीं है। आप मनोबल मेरा बढ़ाइए, आपके मनोबल को उच्च करने का काम मैं करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।